बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बता रहा था, ठीक है। इंडिकेटर की थ्योरीज वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम ये देखते हैं, ये हम जो टाइट्रेशन करते हैं ना, एसिड बेस जो टाइट्रेशन है, तो कौन सी टाइट्रेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर काम में लिया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं कोई पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर का चयन या उसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये जो टाइट्रेशन है इसके अंदर ये वाला इंडिकेटर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कि भाई कौन सी टाइट्रेशन में कौन सा वाला इंडिकेटर काम में लिया जाता है, तो हम सबसे पहले इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम जो टाइट्रेशन कर्व है उसको बोल दिया जाता है अनुमापन वक्र। तो सबसे पहले तो मैं आपको अनुमापन वक्र समझाता हूँ। अनुमापन वक्र के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमने क्या किया, एक बीकर है, उसके अंदर अम्ल ले रखा है और उसमें अम्ल ले रखा है और उसके अंदर हम क्षार मिला रहे, तो अम्ल में क्षार मिलाएंगे उसके पीएच में परिवर्तन आएगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वो जो पीएच है और वो जो आप आयतन क्षार का जो आयतन मिला रहे हो ना, इनके बीच में ग्राफ बनाया जाता है। तो अनुमापन वक्र बेसिकली होता ही क्या है, अनुमापन वक्र का मतलब मिलाए गए क्षार का आयतन तथा पीएच के मध्य वक्र। तो देखो हम y पर तो हमने पीएच ले लिया और इसका जो x एक्स है उसके अंदर हमने क्या किया, क्षार का आयतन ले लिया, ठीक है। अब देखो आपने अम्ल ले रखा है तो अम्ल की पीएच तो वैसे ही बहुत कम होती है, एसिडिक है ना, तो पीएच 7 से कम होती है, इसका मतलब उसका पीएच कम होगा तो ग्राफ हम नीचे से चालू कर देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अम्ल है, आप उसके अंदर क्षार मिला रहे हो तो उसका पीएच क्या होगा, क्षार मिला तो पीएच बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये पीएच बढ़ता गया ऐसे बी तक इसका पीएच बढ़ रहा है और बी पॉइंट पर आके क्या हुआ, पीएच में एक अचानक से परिवर्तन आया। तो आप देख सकते हैं बी से सी तक जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बना दिया, इसके अंदर पीएच में अचानक से परिवर्तन आया और फिर ये सी से डी। तो ये जो बी से सी का जो पार्ट है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो बी से सी का पार्ट है, इस बी से सी का पार्ट ये लिखा ना, ये जो बी से सी का पार्ट है ये स्टेट वर्टिकल पोर्शन, ये जो स्टेट वर्टिकल पोर्शन है ये क्या बताता है, तो बोलते हैं कि जो बीसीसी का पार्ट है वो हमको पीएच में लार्ज परिवर्तन को बताता है। और इसके अंदर होगा क्या, पीएच में लार्ज परिवर्तन होगा और पीएच में लार्ज परिवर्तन होने की वजह से सूचक अपना रंग बदलेगा, या इसी को बोल सकते हैं ये अंतिम बिंदु को बताता है। तो बीसीसी पोर्शन है वो क्या क्या बता रहा है, नंबर 1 लार्ज चेंज इन पीएच, पीएच में अचानक से परिवर्तन होगा, या ऐसे बोल सकते हैं रंग परिवर्तन अंतराल, रंग परिवर्तित होगा, ठीक है, या इसको हम अंतिम बिंदु भी बोल सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं जो बी से सी का पार्ट है वो क्या है, इस बी से सी के अंदर पीएच में लार्ज परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से सूचक ने अपना रंग परिवर्तित करके और इसका एंड पॉइंट बता दिया। तो बी से सी एक तरह से एंड पॉइंट को बताता है, इसी को बोल दिया जाता है प्रायोगिक परास, एक्सपेरिमेंटल रेंज, इसी को बोल दिया जाता है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल रेंज होती है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि ये जो अनुमापन वक्र है इसके अंदर ये तो क्या है, ये तो एक्सपेरिमेंटल रेंज आ गई, ये तो इसका प्रायोगिक परास आ गया। तो हमने बोला अनुमापन वक्र की प्रायोगिक पीएच परास को, ये तो यहाँ से तो क्यों क्या पता लग जाएगा कि जो भी टाइट्रेशन हम कर रहे हैं इसका प्रायोगिक परास कितना है। अब हम क्या करेंगे, हर इंडिकेटर के लिए ये फिक्स होता है, इंडिकेटर के लिए ये होता है कि ये जो इंडिकेटर है ये इस पीएच अंतराल के अंदर ही काम करता है। तो अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो पीएच परिवर्तन है, ये बीसीसी का पॉइंट है, इसमें जो पीएच में परिवर्तन है वो इस पीएच रेंज के अंदर कौन कौन सा इंडिकेटर आ सकता है उसके हिसाब से ही उस इंडिकेटर का चयन किया जाएगा। तो हर सूचक की वर्किंग पीएच रेंज होती है, मतलब हर सूचक ऐसे नहीं है कि कोई सा भी सूचक किसी भी पीएच रेंज में काम कर जाएगा, हर सूचक का पीएच रेंज फिक्स होता है, वो उसी के अंदर काम करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रायोगिक परास है इस प्रायोगिक परास को सूचक की जो वर्किंग पीएच रेंज है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि देखते हैं इसके अंदर कौन सा सूचक फिट हो सकता है और उसी से फिर हम सूचक का पता लगाएंगे। देखते चलिए, ये हमने पॉइंट लिखा, अनुमापन वक्र की प्रायोगिक पीएच परास को सूचक के मानक पीएच से तुलना कर उपयुक्त सूचक का पता लगा लिया जाता है, ये मैंने आपसे बोला। अब हमको अब ये पता होना चाहिए कौन सा जो सूचक है उसका पीएच रेंज कितना कितना है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड मान है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टेबल बना दी है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने सीरियल नंबर ले लिया है, सेकंड कॉलम के अंदर हमने इंडिकेटर सूचक ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर कलर इन एम का मतलब एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में कलर ले लिया है, कलर इन बीएम का मतलब क्षारीय माध्यम में कलर, और इधर लिख दिया वर्किंग पीएच रेंज, उसकी
किस पीएच रेंज के अंदर ये कार्य करता है, वर्किंग पीएच रेंज। ठीक है, देखो पहला इंडिकेटर हमने ले लिया मेथिल ऑरेंज, ये टेबल आपको याद करनी है। पहला इंडिकेटर हमने मेथिल ऑरेंज ले लिया। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कलर होगा रेड और क्षारीय माध्यम में कलर बताएगा ये येलो। और जो मेथिल ऑरेंज है इसका पीएच रेंज होता है ये 3.4 से लेके 4.5, मतलब इस पीएच रेंज के अंदर ही मेथिल ऑरेंज अपना कार्य करता है। ऐसा हो सकता है इस पीएच रेंज के अंदर ही मेथिल ऑरेंज अपना कलर परिवर्तित करता है, मतलब जिसकी भी प्रायोगिक परास 3.4 से 4.4 के बीच में होगी वहां पर हम मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर काम में ले लेंगे। दूसरा इंडिकेटर हमने ले लिया मिथाइल रेड। मिथाइल रेड अम्लीय माध्यम में कलर होता है इसका रेड, और जो क्षारीय माध्यम है इसके अंदर कलर होता है इसका येलो। ठीक है, इसका जो पीएच वर्किंग रेंज होता है, वर्किंग पीएच रेंज होता है 4.2 से 6.2। इसका मतलब वो भी जो अनुमापन वक्र बताया था ना, तो अनुमापन वक्र में पीएच अगर 4.2 से 6.2 के बीच में परिवर्तित होती है तो वहां पर हम मेथिल रेड को काम में ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है फिनोल रेड। अम्लीय माध्यम में येलो कलर बताता है, क्षारीय माध्यम में रेड कलर बताता है। ठीक है, ये जो फिनोल रेड होता है ना, फिनोल रेड की वर्किंग पीएच रेंज होती है 6.2 से 8.2, तो जिसकी भी प्रायोगिक पीएच 6.2 से 8.2 के बीच में होगी वहां पर हम फिनोल रेड को काम में ले लेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमने ले लिया फिनोप्थलीन, HPH लिखा जाता है। फिनोप्थलीन अम्लीय माध्यम में कलरलेस होता है, क्षारीय माध्यम में पिंक कलर होता है, और इसकी वर्किंग पीएच रेंज होती है 8.2 से 10.2। इसका मतलब जहां पर भी पीएच का प्रायोगिक मान 8.2 से लेके 10.2 के बीच में होगा वहां पर हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर को काम में ले लेंगे। ये तो मैंने सूचक के स्टैंडर्ड मान बता दिए। अभी जो स्टैंडर्ड मान है इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, वो जो अनुमापन वक्र है उसमें से 20 से सीखा था ना, वर्टिकल पोर्शन जो था उसकी पीएच से कंपेयर करके और देख लेंगे उसके अंदर कौन सा इंडिकेटर काम में आ रहा है। अब टाइट्रेशन की बात करें तो टाइट्रेशन भी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की टाइट्रेशन। नंबर 2 प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल की टाइट्रेशन। नंबर नेक्स्ट प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, और एक होता है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की टाइट्रेशन। तो इनके भी 4 केस हो गए ना, तो 1 बाय 1 को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइट्रेशन हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ड अम्ल क्षार टाइट्रेशन। इसमें पहला केस क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की टाइट्रेशन। अगर आप प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को लेके टाइट्रेशन करोगे और उसका अनुमापन वक्र बनाओगे, इधर पीएच और इधर आयतन, तो उसमें जो पीएच में परिवर्तन होता है वो आता है 3 से लेके 11 के बीच में। देखो इधर ऐसे जाएगा 3 तक और उसके बाद अचानक से परिवर्तन होगा 11 तक। ये इसका मतलब इसकी जो प्रायोगिक पीएच रेंज है वो होती है 3 से 11, पीएच रेंज होती है 3 से 11। अब हमको देखना है इस 3 से 11 के अंदर उनमें से कौन कौन सा इंडिकेटर काम में आ सकता है। तो 3 से 11 में देखो इधर ये टेबल पे आ जाते हैं, आप देख पा रहे हैं 3 से 11 के बीच में तो सारे इंडिकेटर काम आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है इसके अंदर आप कोई सा भी इंडिकेटर काम में ले सकते हो, पर इसमें बेस्ट इंडिकेटर होगा फिनोप्थलीन। उसका कारण क्योंकि फिनोप्थलीन पहले कलरलेस होगा और कलरलेस से पिंक कलर होगा। क्योंकि कलरलेस से पिंक होगा ना तो अचानक से दिखाई देगा। इनमें तो क्या होगा, पहले रेड था, रेड से येलो बनेगा, पहले भी कलर था अब भी कलर आएगा, बस कलर बदल जाएगा। पर यहाँ तो क्या होगा, पहले तो कलरलेस होगा फिर एकदम से पिंक कलर आएगा, मतलब बेस्ट इंडिकेटर इसमें भी फिनोप्थलीन होता है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इंडिकेटर काम में ले सकते हैं तो बोल सकते हैं कोई सा भी लिया जा सकता है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा तो फिर आंसर देंगे फिनोप्थलीन। इसका कारण क्या देंगे, कारण देंगे कि ये कलरलेस पिंक कलर में जाता है इसलिए इसकी विजिबिलिटी सबसे अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए बेस्ट इंडिकेटर है। तो ये हमने आपको लिख दिया। देखो 4 strong acid and strong base titration all indicator are suitable but HPH is the best indicator because on it color changes take place from colorless to pink। ये जो लिखा है इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ। ये हमने क्या लिखा, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, ये लिखा हमने प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के अनुमापन के लिए सभी सूचक उपयुक्त हैं, पर इसमें से बेस्ट सूचक होता है फिनोप्थलीन। कारण क्योंकि ये कलरलेस से पिंक कलर में बदलता है इसलिए इसकी विजिबिलिटी सबसे अच्छी आती है। ठीक है, ये होगा पहला टाइट्रेशन। दूसरा टाइट्रेशन लेते हैं। सेकंड टाइट्रेशन हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। वही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड लेके उसके अंदर वीक बेस मिला रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो इसके जो पीएच में परिवर्तन आता है वो 3 से 7 के बीच में पीएच में अचानक परिवर्तन आएगा तो उसका पीएच रेंज आ गया 3 से 7। अब हमको देखना है 3 से 7 के बीच में कौन कौन से इंडिकेटर आ जाते हैं 3 से 7 के बीच में। ठीक है, देखो इधर अब 3 से 7 की बात करें तो वो टेबल पे दिखा देता हूँ। 3 से 7 इधर देखे तो 3 से 7 के बीच में कौन कौन सा इंडिकेटर आ रहा है। मेथिल ऑरेंज हमारा 3.4 से 4 ये भी आ जाएगा।
और मिथिल रेड 4.2 6.2 ये भी आ जाएगा। इसका मतलब हम मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड दोनों इंडिकेटर काम में ले सकते हैं, ये हमने लिख भी दिया है। देखिए सुटेबल इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज एंड मेथिल रेड ऐसे पता लगाया जाता है। मतलब ये पीएच रेंज को उस डाटा से कंपेयर करके और पता लगा लेंगे इसके लिए कौन सा इंडिकेटर काम में लेते हैं। तो हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और जो वीक बेस है इसकी टाइट्रेशन के लिए सुटेबल इंडिकेटर आता है। एक तो होता है मेथिल ऑरेंज और एक होता है मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज एंड मेथिल रेड, ये इसके सुटेबल इंडिकेटर होते हैं। ये आपकी दूसरी टाइट्रेशन होगी। तीसरी टाइट्रेशन बताता हूँ। थर्ड टाइट्रेशन मैंने ले ली स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अब वही अनुमापन वक्र बनाते हैं तो पीएच में जो परिवर्तन है वो इसमें आता है 7 से लेके 11, ये लीजिए 7 तक तो बढ़ेगा और 7 से 11 के बीच में अचानक से परिवर्तन होगा। मतलब इसका जो पीएच परा से प्रायोगिक पीएच परा से आती है 7 से 11। अब हमको देखना है 7 से 11 के अंदर बेस इंडिकेटर कौन सा है। ठीक है, आप देख लीजिए 7 से 11 में ले चलते हैं आपको। ये टेबल रही आपकी, ये टेबल, ये पहला तो काम नहीं करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, तीसरा भी 6.2 8.2 तक है। तो आप आंसर दें तो इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर है। फिर वापस से आंसर देंगे फिनोप्थलीन, तो आंसर देंगे फिनोप्थलीन, ये लीजिए। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसका सुटेबल इंडिकेटर होता है HPS फिनोप्थलीन। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। एक हमने ले लिया वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन लेते हैं। जब हम वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन लेके इसका अनुमापन वक्र बनाते तो इसका जो पीएच में परिवर्तन है वो आता 6.5 से 7.5। तो आपको देखना है 6.5 से 7.5 के रेंज में कौन सा इंडिकेटर काम आएगा। तो इसमें एक इंडिकेटर काम आ रहा है फिनोल रेट, तो इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर है फिनोल रेट। ये 4 तरह के टाइट्रेशन है, तो इनके अंदर कौन सा इंडिकेटर काम में लेते हैं वो इस टाइप से देख लिया जाता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी बना रखा है हमने, देखो क्वेश्चन में बनाया HCl तथा CH3COONA के अनुमापन के लिए उपयुक्त सूचक कौन सा होगा। HCl और CH3COONA, HCl और CH3COONA। ऑप्शन दे रखे MUH मेथिल ऑरेंज, HPS फिनोप्थलीन बोथ, और एक दे दिया नन। HCl और CH3COONA की बात करें, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH3COONA ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ लवण है। इसका मतलब एक तरह से वीक बेस की तरह काम करेगा। तो मैं से बोल दे ना, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बन गया कॉम्बिनेशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन हुआ, और अभी समझाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो उसका पीएच में चेंज आता है 3 से लेकर 7 के बीच में। तो देखना है 3 से 7 के बीच में कौन सा इंडिकेटर, तो आंसर देंगे मेथिल ऑरेंज। इसका आंसर दिया जाएगा मेथिल ऑरेंज। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाया हमने। HCl तथा, ये दोनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, एग्जाम में से पूछे जाते हैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। HCl तथा Na2CO3 के अनुमापन के लिए मेथिल ऑरेंज उपयुक्त सूचक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे, HCl और Na2CO3, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, Na2CO3 क्या हुआ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण है। इसका मतलब ये भी ये एक तरह से ये वीक बेस की तरह काम करेगा, ये हमारा काम करेगा वीक बेस की तरह। इसका मतलब कॉम्बिनेशन किसका बना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन बना। पीएच में परिवर्तन होता है 7 से लेके 10, मतलब 3 से लेके 7 के बीच में, और इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर बताता ना मेथिल ऑरेंज, ये तो लिखा मेथिल ऑरेंज इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर है। तो ध्यान रखना HCl और Na2CO3, और एक दूसरा कौन सा लिया हमने HCl और CH3COONA, इन दोनों के लिए इंडिकेटर काम लिया जाता है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये हमने आपको इंडिकेटर के बारे में समझा दिया। ठीक है जी, ओके। बफर तक हमने आपसे बात कर ली है आज हमने, और बफर की बात हो गई है, इंडिकेटर की भी बात हो गई है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेस के बारे में, अम्ल क्षार के बारे में। वैसे जो एसिड बेस अम्ल क्षार है ना, इसके बारे में हमने इतना सारा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है, तो हम बहुत सारी बातें तो इनडायरेक्टली आपसे डिस्कस कर चुके हैं। पर ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं एसिड बेस के बारे में। तो जो एसिड बेस है, अम्ल जो क्षार है, इसके बेसिकली 3 सिद्धांत हैं।
तीन सिद्धांत के बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक तो आता है इसके अंदर आर्हेनिस का सिद्धांत, दूसरे नंबर पे आता है इसके लिए ब्रोस्टेड लोरी का सिद्धांत, और तीसरे नंबर पे आता है इसमें लुईस एसिड बेस सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत है जो हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आर्हेनिस सिद्धांत। आर्हेनिस क्या कहता है, तो देखिए आर्हेनिस बोलता है कि जो जलीय विलयन के अंदर जो H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाते हैं, और जलीय विलयन में जो OH आयन देगा वो क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब हम आर्हेनिस अम्ल किसे बोलेंगे, तो जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा उसको हम आर्हेनिस एसिड बोलेंगे, और जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देगा, OH आयन देगा, उसको हम आर्हेनिस बेस या आर्हेनिस क्षार बोलेंगे। लिखा है भी मैंने। आर्हेनिस सिद्धांत, अम्ल के बारे में बात करें। आर्हेनिस के अकॉर्डिंग अम्ल कौन होते हैं, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मतलब प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड, HCl, ये सब जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देंगे। इसका मतलब आर्हेनिस के अनुसार ये सब अम्ल की तरह काम करेंगे। दूसरे नंबर पे लिया फिर हमने क्षार। आर्हेनिस के अकॉर्डिंग क्षार बेस कौन होता है, तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने NaOH, KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH एटसेट्रा, ये सब जलीय विलयन के अंदर OH आयन देते हैं, इसलिए इनको बोल दिया जाता है आर्हेनिस बेस या इनको आर्हेनिस क्षार बोल दिया जाता है, ठीक है। देखो अब आर्हेनिस जो है ना, आर्हेनिस की अगर बात करें तो आर्हेनिस के अकॉर्डिंग ये अम्ल क्षार की डेफिनेशन तभी देता है जब जलीय विलयन हो। अगर जलीय विलयन नहीं है तो ये अम्ल क्षार को परिभाषित नहीं कर पाता है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जलीय विलयन मस्ट है, ठीक है। लिखा भी हमने आर्हेनिस के अनुसार जल, आर्हेनिस, ये सेकंड पॉइंट देखते हैं पहले। आर्हेनिस का सिद्धांत केवल जलीय विलयन में लागू होता है, ये मैंने आपसे भी डिस्कस किया। आर्हेनिस की बात करें तो आर्हेनिस के अनुसार अगर हम जल के बारे में बात करें तो जल क्या होता है, तो आर्हेनिस के अनुसार जल उदासीन होता है तथा ये विलायक की तरह कार्य करता है। अगर आपसे बोला जाए कि जल आर्हेनिस के अकॉर्डिंग जल क्या है, तो हम बोल देंगे आर्हेनिस के अकॉर्डिंग जल होता है उदासीन, जल होता है न्यूट्रल, और ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिद्धांत है ना, आर्हेनिस का जो सिद्धांत है, इसके लागू होने के लिए जलीय विलयन होना जरूरी है। अगर जलीय विलयन नहीं है तो आर्हेनिस का सिद्धांत काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो बात है कि आर्हेनिस सिद्धांत की। दूसरा जो सिद्धांत है वो आता है हमारे पास में ब्रोस्टेड लोरी का सिद्धांत। अब ब्रोस्टेड लोरी क्या कहता है, ब्रोस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल किसे बोलता है, ये बोलता है कि जो H+ आयन त्यागते हैं, जो प्रोटॉन त्यागते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, और जो H+ आयन या प्रोटॉन ग्रहण करते हैं ना, वो क्षार कहलाते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग, ब्रोस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग। आर्हेनिस से बोला था जो H+ देगा वो अम्ल होगा, जो OH आयन देगा वो क्षार होगा। ब्रोस्टेड लोरी क्या बोलता है कि जो H+ आयन देता है वो ब्रोस्टेड अम्ल होगा, और जो H+ आयन ग्रहण करता है ना, वो ब्रोस्टेड क्षार कहलाता है। लिखा हमने अम्ल, वह पदार्थ जो H+ आयन प्रोटॉन त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और क्षार किसे बोले, वह पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण करते हैं। जो इसका मतलब जो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर ब्रोस्टेड एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो ब्रोस्टेड बेस कहलाता है, ठीक है। देखिए वही लाइन लिखी हमने, एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, मतलब एक तरह से अम्ल क्या है, प्रोटॉन डोनर का मतलब प्रोटॉन दाता। अम्ल प्रोटॉन दाता होता है जबकि क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लिया हमने HCl प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर। देखो अब HCl को हमने वाटर में मिलाया, तो जो HCl तो वाटर में जब HCl मिलाओगे तो HCl किसकी तरह काम करेगा, अम्ल की तरह काम करेगा। तो HCl तो प्रोटॉन देगा। अगर HCl प्रोटॉन देगा, देखो एक प्रोटॉन दे रहा है तो दूसरा प्रोटॉन लेगा, तो HCl ने अगर प्रोटॉन दिया तो वाटर प्रोटॉन को फिर ग्रहण करेगा। तो देखो HCl ने प्रोटॉन दिया और इसने क्या बना लिया, Cl-, इसने प्रोटॉन लिया, इसने बना लिया H2O+। तो आप इस प्रक्रिया के अंदर देखिए, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसके अंदर HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, इसको बोला मैंने एसिड 1, ये एसिड 1 हो गया। ये तो हो गया एसिड 1। अब एसिड 1 है, आपसे बोला था ना कि जैसे कोई एसिड है अगर उसने प्रोटॉन त्याग दिया तो उसका जो मिलेगा वो कॉन्जुगेट क्षार कहलाता है। तो HCl में से अगर एक प्रोटॉन हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, Cl-, तो ये बना Cl-। इसका मतलब हम ऐसे बोलेंगे जो HCl है, इस HCl का कॉन्जुगेट बेस है Cl-, तो इसको बोला मैंने एसिड 1, तो इसका कॉन्जुगेट होगा बेस 1। देख लीजिए एसिड बेस, ये हो गया एसिड 1 और ये हो गया बेस 1। अब देखना इसने प्रोटॉन दिया ना, तो यार वाटर ने प्रोटॉन लिया, अगर प्रोटॉन लिया
तो ये क्षार की तरह काम करेगा, तो इसको बोलेंगे बेस। अब बेस 1 तो बोल ही चुके हैं ना, इसको बोलेंगे बेस 2। अब ये प्रोटॉन लेके क्या बना रहा है, H2+, इसका मतलब ये तो बेस हुआ और ये होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, तो हम लोग बोलेंगे ये बेस 2 है, तो इसको बोल दिया एसिड 2। तो देखो एक पेयर तो ये बन गया HCl और Cl- का, और दूसरा पेयर बन गया हमारे पास वाटर और H2+ का, इसको बोल दिया जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाती है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया HCl+ अमोनिया। अब HCl को अमोनिया में डालोगे तो HCl तो अम्ल की तरह काम करेगा, अमोनिया क्षार की तरह काम करेगा। ये प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देखिए ये तो प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा, तो बनेगा NH4+ प्लस Cl- बनेगा। इसने प्रोटॉन दिया, HCl ने प्रोटॉन दिया, यानी ये बन गया एसिड 1। इसका कॉन्जुगेट हुआ Cl-, तो Cl- को बोलेंगे बेस 1। तो एक पेयर तो बन गया HCl और Cl- का, इसको बोला एसिड 1, इसका कॉन्जुगेट ये बन गया बेस 1। ठीक है, चलिए इसने प्रोटॉन दिया तो अमोनिया ने प्रोटॉन ग्रहण किया, यानी अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह। बेस 1 तो बोल ही चुके हैं, इसको बोल दिया जाता है बेस 2, तो ये तो बेस 2 हो गया। इसका संयुग्मी बनेगा NH4+, तो ये बेस 2 है, तो इसको बोल दिया जाता है एसिड 2। तो पेयर किस किसका बना, HCl, Cl- और एक बन गया NH3 और NH4+, इसको बोल दिया जाता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये हमने आपको दूसरा एग्जांपल समझा दिया। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लिया थर्ड हमने, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, इस हमने बना दिया एसिटिक एसिड प्लस वाटर। एसिटिक एसिड वाटर दोनों प्रेजेंट है, तो एसिटिक एसिड के अंदर वाटर जो है वो अम्ल की तरह काम करेगा, तो ये तो हो गया एसिड 1। एसिड 1 इसका कॉन्जुगेट बनेगा स्टेटाइन, इसको ये एसिड 1 है तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा बेस 1। इसने प्रोटॉन दिया तो वाटर प्रोटॉन ग्रहण करेगा, वाटर प्रोटॉन लेके क्या बना लेगा H2+, तो इसने प्रोटॉन लिया तो ये बनेगा बेस 2, इसका कॉन्जुगेट बनेगा एसिड 2। तो पेयर बन गया एक तो CH3COOH और स्टेटाइन का एक पेयर तो ये बन गया, और दूसरा पेयर बना हमारे पास H2O और H2O+ का दूसरा पेयर हमारे पास में ये बन गया दूसरा पेयर। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। H2O+ वाटर, H2+ हमने अमोनिया ले लिया। अब अमोनिया है और H2O है, अब इन दोनों में देखा जाए तो कौन प्रोटॉन देगा और कौन प्रोटॉन ग्रहण करेगा। तो अमोनिया और वाटर दोनों साथ में है, तो फिर वाटर प्रोटॉन देने लग जाएगा और अमोनिया प्रोटॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इस अमोनिया की अमोनिया की पे ये जो लोन पेयर है ना, ये क्या करेगा, वो उस प्रोटॉन को लेने की टेंडेंसी रखेगा। तो H2O के अंदर H2 तो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, इसका मतलब यहाँ पर H2O एसिड की तरह काम करने लग जाएगा। तो यहाँ H2 होगा एसिड 1, इसका कॉन्जुगेट बनेगा, प्रोटॉन दिया तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा OH-, ये एसिड 1 है तो इसका कॉन्जुगेट बन गया बेस 1। अमोनिया ने क्या किया, प्रोटॉन लिया, अगर अमोनिया प्रोटॉन ले रहा है तो बेस 2 की तरह काम करेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा NH4+, इसको बोल दिया एसिड 2, तो ये बन गया इसका एसिड बेस पेयर। एक और एग्जांपल हमने ले लिया H2O + CO3-2। अब इसमें देखा जाए तो वाटर प्रोटॉन देगा और CO3-2 प्रोटॉन ग्रहण करेगा, तो ये होगा एसिड 1, इसका कॉन्जुगेट बनेगा बेस 1 OH-। इसने प्रोटॉन लिया CO3-2 ने, तो ये हो बेस 2, इसका कॉन्जुगेट है H3O-, ये बनेगा एसिड 2। तो पेयर क्या बना, एक तो H2O और OH- का पेयर बना, एक CO3-2 और HCO3- का पेयर बन गया। ये बन गया हमारे इनके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने बोला इन अबव एग्जांपल वाटर एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस हियर इज कॉल्ड। ये जो दो एग्जांपल बताए मैंने आपको, आपने देखा इसके अंदर वाटर अम्ल की तरह भी काम कर रहा है और क्षार की तरह भी काम कर रहा है, तो वो सब्सटेंस जो एसिड बेस दोनों की तरह काम करे उनको बोल दिया जाता है एम्फोटेरिक, या बोल दिया जाता है उभयप्रोटिक। इनको बोल दिया जाता है एम्फोटेरिक, या इसको बोल दिया जाता है एम्फीफ्रोटिक, या हिंदी में बोलते हैं इसको उभयप्रोटिक। तो उभयप्रोटिक किसे बोलते हैं, जो प्रोटॉन लेने की भी टेंडेंसी रखे और प्रोटॉन देने की भी टेंडेंसी रखे, उसको बोल दिया जाता है उभयप्रोटिक। ये लिखा ना, इन अबव एग्जांपल वाटर एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। उपरोक्त एग्जांपल में जल अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे एम्फोटेरिक, हिंदी में भी ये बोलते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक, या इसको बोल दिया जाता है उभयप्रोटिक बोल दिया जाता है। ठीक है, चले जी, एक और एग्जांपल लिया मैंने HClO4 + H2SO4 है। अब HClO4 वाटर H2SO4 दोनों ले लिए। आप कहेंगे सर दोनों ही प्रबल अम्ल हैं, पर इनमें भी क्या होगा, दोनों प्रबल अम्ल है ना, पर इसमें से में जिसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी वो प्रोटॉन लेगा और जिसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी उसकी प्रोटॉन ग्रहण करना पड़ेगा। HClO4 और H2SO4 में से HClO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ जो HClO4 है वो एसिड की तरह काम करेगा। इसने प्रोटॉन दिया तो ये बन गया एसिड 1, इसका कॉन्जुगेट बनेगा
HClO4 माइनस बेस 1 बन गया, इसने तो प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन लिया, H2SO4 प्रोटॉन लेगा, ये बेस 2 की तरह काम करेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा H3SO4 प्लस, ये Ac2 बन गया, तो पेयर बन गया ना, एक पेयर तो बनेगा HClO4 और ClO4 माइनस का, एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर बन गया हमारा H2SO4 और H3SO4 प्लस का बन गया। अब आप देख सकते हैं H2SO4 पहले वाले एग्जांपल के अंदर एसिड की तरह काम कर रहा था, इसमें बेस की तरह काम कर रहा है, तो बोल देंगे ना ये जो H2SO4 है ये भी एक उभयप्रोटिक है, H2SO4 इज एम्फीप्रोटिक, ये एम्फीप्रोटिक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं ना, ये तो हमने ये लिया, अगर मैं H2SO4 वाटर ले लेता तो H2SO4 वाटर ले लेता तो H2SO4 पे प्रोटॉन देता, वाटर प्रोटॉन ग्रहण करता, तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी अम्ल है ना वो प्रोटॉन देगा या लेगा, ये डिपेंड करता है उसको किसके साथ में लिया गया है। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने दो अम्ल ले लिए, आपने दो अम्ल ले लिए, यहाँ वही तो हो रहा है, दो अम्ल आपने ले लिए, तो दो अम्ल ले लिए तो क्या होगा, जो प्रबल अम्ल है वो अम्ल की तरह काम करेगा और जो दुर्बल अम्ल है ना उसको क्षार की तरह काम करना पड़ेगा। आप देख लो ना HClO4 H2SO4 में से इनमें से अम्लीय सामर्थ्य HClO4 का ज्यादा है, तो ये तो किसकी तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह, और H2SO4 हमारा क्षार की तरह काम करने लग गया है। ठीक है जी, इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो अम्ल, सुना, इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो अम्ल किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, जो जल के रेस्पेक्ट में अम्ल है, इस सिद्धांत के अनुसार दो अम्ल को मिला दिया जाए तो जो दुर्बल अम्ल है वो क्षार की भांति व्यवहार करता है। ये तो मैंने समझाया ना कि HClO4 और H2SO4 इन दोनों में से HClO4 प्रबल है तो वो अम्ल की तरह काम करेगा, इन दोनों में से H2SO4 का सामर्थ्य कम है तो वो क्षार की तरह काम करने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी अम्ल है ना उनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पता होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कौन दो अम्ल होंगे तो कौन एसिड की तरह काम करेगा और कौन बेस की तरह काम करेगा। इसका अम्लीय सामर्थ्य का क्रम में लिख रहा हूं यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, इनका क्रम बता रहे। तो देखो नंबर 1 पे लिखा मैंने HClO4, ये जितने भी लिखे हैं ना इसके अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है HClO4 की, उससे कम स्ट्रेंथ HI, ये आपको ऑर्डर याद कर लेना है। देखो नंबर 1 मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, नंबर 1 HClO4, इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा HI, फिर है HBr, नेक्स्ट H2SO4, नेक्स्ट HCl, छठे नंबर पे है HNO3, H3O प्लस, HSO4 माइनस, H3PO4, HF, एसिटिक एसिड, H2CO3, H2S, NH4 प्लस, HCN, C6H5OH, H2O, C2H5OH, C6H5NH2, अमोनिया, RNH2, CH4 हाइड्रोजन H2, तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो HClO4 और HNO3 दोनों साथ में, तो HClO4 काम करेगा एसिड की तरह और HNO3 काम करेगा बेस की तरह। और पेयर लेता हूं मैं, जैसे मान लो एक आपने 15 नंबर पर HCN ले लिया है और एक वाटर ले लिया है, तो HCN एसिड की तरह काम करेगा और वाटर बेस की तरह काम करेगा। और देख लो एक आपने वाटर लिया, एक आपने C2H5OH ले लिया, तो वाटर एसिड बन जाएगा और फिर C2H5OH आपका बेस की तरह काम करेगा। एक आपने वाटर ले लिया है, एक आपने अमोनिया ले लिया है, तो वाटर एसिड बनेगा, अमोनिया आपका क्षार बन जाएगा। एक आपने वाटर ले लिया, एक आपने C6H5NH2 ले लिया, तो वाटर बनेगा एसिड और ये बन जाएगा बेस। ऐसे पेयर बनाए जाते हैं। आपने एक H2CO3 लिया, एक आपने वाटर ले लिया, तो H2CO3 अम्ल की तरह काम करेगा और फिर H2 हमारा क्षार की तरह काम करेगा। कुल मिला के ये एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इसका मतलब अगर आपने दो अम्ल मिला दिए तो दोनों अम्ल में देख लेना, जिसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है वो अम्ल की तरह भांति काम करेगा, जिसका अम्लीय सामर्थ्य कम है वो क्षार की भांति व्यवहार करेगा। यह हमें ब्रोस्टेड एसिड बेस थ्योरी से पता लगा है। ठीक है जी, देखो HCl को हमने वाटर में मिला दिया, HCl को हमने किस में मिलाया, वाटर में मिला दिया, तो वाटर के अंदर HCl प्रबल अम्ल की तरह काम करता है, तो इसका HCl हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का इसके प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो जो इसके साथ में उसके प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है तो फिर वाटर बेस तो होगा पर वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। रीजन क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इसका मतलब उसके साथ में जो है उसके लेने की टेंडेंसी ज्यादा। तो इसका मतलब HCl ने प्रोटॉन दिया तो इसने तो क्या बना ला HCl माइनस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है
आपको पता है स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम बोल देंगे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट है ना Cl-, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट होगा वीक बेस। उसके अलावा वाटर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, इसका कॉन्जुगेट बनेगा HCO, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट होगा वीक एसिड। चलिए और एग्जांपल लेता हूं। अब हमने HCl प्लस एसिटिक एसिड ले लिया। अब देखो HCl वहां क्या HCl वाटर था, तो HCl वाटर में तो क्या हुआ, वाटर की टेंडेंसी लेने की थी और उसकी टेंडेंसी देने की थी तो वो स्ट्रॉन्ग बन गया। अब HCl एसिटिक एसिड में देखा जाए तो HCl जो है वो भी एसिड है और एसिटिक एसिड भी एसिड होता है। इसका मतलब अब यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि जो साथ में है वो भी एसिड है तो इसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है। जब इतनी ज्यादा नहीं होगी तो उसकी देने की टेंडेंसी भी ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब HCl और एसिटिक एसिड का पेयर है तो वहां पर एसिटिक एसिड जो HCl है ना वो अम्ल की तरह तो कार्य करेगा पर प्रबल अम्ल की तरह नहीं, वो काम करेगा दुर्बल अम्ल की तरह। तो देखो मैंने लिखा ये वीक एसिड हो गया। अगर ये वीक एसिड है तो वैसी बात ये वीक बेस की तरह कार्य करेगा। तो HCl क्या हो गया, वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो Cl- बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस। एसिटिक एसिड क्या बना, वीक बेस, इसका कॉन्जुगेट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाए जाते हैं। और लो नेक्स्ट एग्जांपल HCl प्लस अमोनिया ले लिया है। देखो मैं HCl के एग्जांपल लेके बता रहा हूं। HCl अमोनिया, अमोनिया बेसिक नेचर की होती है, इसका मतलब अमोनिया के अंदर HCl फिर वापस स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा तो ये बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कॉन्जुगेट बनेगा वीक बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट बनेगा वीक एसिड, तो NH4+ बन जाएगा हमारा वीक एसिड, ये वीक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। और एग्जांपल ले लिया हमने CH3COOH प्लस अमोनिया, ये लीजिए एसिटिक एसिड और अमोनिया ले लिया। अमोनिया बेसिक होता है तो अब ये इसकी बेसिक नेचर है तो इस अमोनिया के अंदर जो एसिटिक एसिड है ना वो हमारा काम करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, क्योंकि इसके प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो अमोनिया के अंदर एसिटिक एसिड की प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। हाँ, अगर एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो एसिटिक एसिड वीक एसिड की तरह काम करेगा। अगर आपने एसिटिक एसिड को अमोनिया में मिला दिया तो एसिटिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। तो ये बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कॉन्जुगेट बनेगा वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट होगा वीक एसिड, ये वीक एसिड बन जाएगा। बहुत ही आसान है। अब देखो वो ले लिया एग्जांपल, एसिटिक एसिड को वाटर में लिया तो एसिटिक एसिड वाटर में तो वीक एसिड की तरह काम करता है ना, तो ये बनेगा वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड है तो ये वीक बेस होगा, ये वीक बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस टाइप से ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर देखे जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, अभी जो ब्रोस्टेंट लोरी है इसने फिर जो विलायक थे उनका वर्गीकरण किया, तो विलायक के प्रकार बता देता हूं। विलायक कितने प्रकार के होते हैं, विलायक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर एक हमने ले लिया प्रोटोन दाता, या इसी को बोल दिया जाता है अम्लीय विलायक, इसको बोल दिया जाता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक, जेनिक का मतलब त्यागने वाला, फिलिक का मतलब ग्रहण करने वाला। तो सबसे पहले आता है प्रोटोन दाता विलायक, इसको बोल दिया जाता है अम्लीय विलायक, या इसको बोल दिया जाता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ऐसे विलायक जो प्रोटोन दान करते हैं, तो जितने भी विलायक है जो प्रोटोन त्यागते हैं उनको बोल दिया जाता है प्रोटोजेनिक या प्रोटोन दाता विलायक। एग्जाम्पल CH3COOH, HCl, HNO3, H2SO4 इत्यादि, ये सब होते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ठीक है। दूसरा लिया हमने प्रोटोन ग्राही विलायक या क्षारीय विलायक, या इसी को बोल दिया जाता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ऐसे विलायक जो प्रोटोन ग्रहण करते हैं, तो जो भी प्रोटोन ग्रहण करते हैं वो प्रोटोन ग्राही विलायक या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे अमोनिया हो गया, CH3OH हो गया, RNH2 एनिलीन हो गया, ये इन सबकी टेंडेंसी प्रोटोन ग्रहण करने की है, इसलिए इनको बोला जाता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये प्रकार नंबर 2। तीसरा हमने ले लिया उभयप्रोटिक सॉल्वेंट। बताया था ना उभयप्रोटिक किससे बोलते हैं, जिसके प्रोटॉन लेने की भी टेंडेंसी हो, प्रोटॉन देने की भी टेंडेंसी हो, उसको बोल दिया जाता है एम्फोटेरिक, या उसको बोल दिया जाता है उभयप्रोटिक सॉल्वेंट। उभयप्रोटिक इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, या इसको बोल दिया जाता है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक एक ही बात होती है। विलायक जो प्रोटॉन दान करने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे H2, अब H2 प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, HS- दे भी सकता है और ले भी सकता है, C2H5OH हो गया, और इसी प्रकार से HSO4-। तो ये जितने भी सॉल्वेंट लिखे हमने, ये सब हमारे लिए उभयप्रोटिक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है।
फोर्थ प्रकार हमने ले लिया अप्रोटिक विलायक, या इसको बोल दिया एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट या अप्रोटिक विलायक किससे बोला जाता है? ऐसे विलायक जो ना तो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं ना ही प्रोटॉन त्यागते हैं, इनको बोल दिया जाता है अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल बेंजीन, CClO4, क्लोरोफॉर्म इत्यादि, ये सब होते हैं हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट। C6H6, CCl4 और CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास है एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पांचवा प्रकार हमने लिया एम्फोलाइट। जो 3 नंबर पे लिखा था ये एम्फीप्रोटिक था, एम्फोटेरिक था। 5वें नंबर पे ले रहा हूं मैं एम्फोलाइट। एम्फोलाइट किससे बोलते हैं? वह विलायक जिनकी संरचना में प्रोटॉन दाता तथा प्रोटॉन ग्राही समूह उपस्थित होते हैं, इसको बोल दिया जाता है ऐसा सॉल्वेंट जिनका स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन देने वाला ग्रुप भी पाया जाता हो और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला ग्रुप भी पाया जाता हो, उसको बोल दिया जाता है एम्फोलाइट। पहला एग्जांपल है इसके लिए ग्लाइसिन। देखिए पहला एग्जांपल ले लिया हमने ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है NH2CH2COOH, इसमें देख सकते NH2 ये लोन पेयर है, ये वाला जो ग्रुप है इसकी तो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी है और ये ग्रुप जो है उसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी है। तो ये तो होगा प्रोटॉन डोनर और ये होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन देने की भी टेंडेंसी है और प्रोटॉन लेने की भी टेंडेंसी है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है एम्फोलाइट। और ये प्रोटॉन लेगा और ये प्रोटॉन देगा तो ये तो बनाएगा ना स्ट्रक्चर, ये प्रोटॉन इधर आ गया, इसको बोल दिया जाता है ड्यूटराइन, ये इसका ड्यूटराइन होगा। अब आप कहेंगे सर एम्फोटेरिक और एम्फोलाइट में क्या अंतर हुआ? तो एम्फोटेरिक के अंदर और एम्फोलाइट के अंदर अंतर ये है कि जो एम्फोलाइट होता है ना उसके अंदर प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं, जबकि एम्फोटेरिक में ऐसा नहीं होता। जैसे वाटर है तो वाटर प्रोटॉन देता भी है और प्रोटॉन लेता भी है, तो वाटर हमारा एम्फोटेरिक तो होगा पर एम्फोलाइट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर के अंदर ऐसा नहीं है कि ये एसिडिक ग्रुप हो गया, ये बेसिक ग्रुप हो गया। एम्फोलाइट के लिए क्या जरूरी है? एक तो हमारा एसिडिक प्रोटॉन डोनर ग्रुप होना चाहिए और दूसरा हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर ग्रुप होना चाहिए। तो ये जो वाटर है तो वाटर के लिए हम क्या बोलेंगे कि वाटर जो है ना वो एक एम्फोटेरिक है ना कि एम्फोलाइट है। हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक एम्फोलाइट एम्फोटेरिक की तरह काम करेगा पर प्रत्येक एम्फोटेरिक एम्फोलाइट की तरह काम करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड ये रहा, ये बेंजीन रिंग बना दी, यहाँ पर SO3H ग्रुप है और यहाँ पर NH2 ग्रुप है। तो NH2 ये तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया और ये हमारा प्रोटॉन डोनर हो गया, तो इसके अंदर प्रोटॉन डोनर ग्रुप भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी प्रेजेंट है, तो दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है एम्फोलाइट। ये हमारा एम्फोलाइट बन जाएगा। ठीक है जी, ये लिखा हमने एवरी एम्फोलाइट इज एम्फोटेरिक बट एवरी एम्फोटेरिक इज नॉट एम्फोलाइट। मतलब ये कहना चाह रहे प्रत्येक एम्फोलाइट एक एम्फोटेरिक की तरह काम करेगा जबकि प्रत्येक एम्फोटेरिक एम्फोलाइट की तरह काम करे ऐसा जरूरी नहीं होता है। और लिखा H2O इज एम्फोटेरिक नॉट एम्फोलाइट। H2O जो है जल एक एम्फोटेरिक की तरह काम करता है, एम्फोलाइट की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, ये हमने आपको ब्रोस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बता दिया और इसी के अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट भी हमने आपको समझा दी। यहाँ पर एक और बात आती है, उसको बोला जाता है लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब नाम से पता लगा लेवलिंग, तो लेवलिंग सॉल्वेंट का मतलब ये होता है, लेवलिंग सॉल्वेंट का मतलब आप इसको समझे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही लिखा हमने, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग का मतलब सबको एक लेवल पे ला दिया, डिफरेंशिएटिंग का मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसको समझना, जैसे हमारे जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, प्रबल अम्ल हो गया HClO4, H2SO4, HCl, इन प्रबल अम्ल को अगर आप जल में देखोगे तो जल के अंदर तीनों ही प्रबल अम्ल हैं और तीनों का आयनन एक जैसा होगा। इसी प्रकार से प्रबल क्षार NaOH हो गया, KOH हो गया, इनको अगर जल में देखेंगे तो 100% आयनन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जल के अंदर जितने भी प्रबल अम्ल हैं, जितने भी प्रबल क्षार है, उन सबका आयनन एक जैसा होगा। यानी जल ने क्या किया, उन सबका आयनन एक जैसा करके सबको एक लेवल पे ला दिया। तो इन सबके लिए जल एक लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ये मतलब है लेवलिंग सॉल्वेंट का। लिखा मैंने, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार जल में 100% आयनित होते हैं, इसलिए जल एक लेवलिंग सॉल्वेंट होगा। लेवलिंग का मतलब सबको एक लेवल पे लाके आयनन कर दिया, उसको बोलेंगे लेवलिंग सॉल्वेंट। ये मतलब होता है। ठीक है, और समझना। अब जैसे प्रबल अम्ल ये लिया हमने, प्रबल अम्ल क्या लिया, HClO4, HNO3, ये जो भी प्रबल अम्ल है, एक तो इनको जल में मिलाओ तो जल तो लेवलिंग सॉल्वेंट बने। हाँ, ये जो प्रबल अम्ल है अगर इसको मिलाएं हम एसिटिक एसिड विलयन के अंदर,
एसिटिक एसिड विलेन में होगा क्या? अब एसिटिक एसिड विलेन के अंदर HClO4, H2SO4, HCl का आयरन एक जैसा नहीं होगा, इन सबका आयरन अलग अलग होगा। अब किसका आयरन ज्यादा होगा? तो मैंने जो सीरीज लिखवाई थी ना, उस सीरीज के अकॉर्डिंग देख लो, HClO4 की अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा है, यानी HClO4 का आयरन सबसे ज्यादा होगा, इससे कम होगा H2SO4 का और इससे कम होगा HCl का। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से एसिटिक एसिड विलेन के अंदर इनका आयरन अलग अलग है, यानी एसिटिक एसिड ने इन तीनों को डिफरेंशिएट कर दिया, तो एसिटिक एसिड इनके लिए एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ये लिखा मैंने। एसिटिक एसिड विलेन में प्रबल अम्ल समान रूप से आयनित नहीं होते हैं, उनके आयनन का क्रम होता है। सबसे ज्यादा आयनन होगा HClO4 का, इससे कम होगा H2SO4 का, इससे कम होगा HCl और इससे कम होगा HNO3। इसलिए एसिटिक एसिड एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की भांति कार्य करता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमने द्रव अमोनिया ले लिया, द्रव अमोनिया के अंदर प्रबल क्षार ले लेते हैं, तो जितने भी प्रबल क्षार है उनका आयनन द्रव अमोनिया में एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे हमने प्रबल क्षार ले लिया, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaOH ले लिया और लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो द्रव अमोनिया के अंदर सबसे ज्यादा आयनन होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड का, इससे कम होगा KOH का, इससे कम होगा NaOH का और सबसे कम होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड का। इसका मतलब एक तरह से द्रव अमोनिया ने इनका आयनन अलग अलग कर दिया, तो द्रव अमोनिया इनके लिए एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, जबकि वाटर इनके लिए लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करता है। यह मतलब होता है लेवलिंग सॉल्वेंट जिसने सबको एक लेवल पे ला दिया, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जिसने उनको डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है जी। इसलिए द्रव अमोनिया एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है। ये हमने आपको ब्रोस्टेड अम्ल क्षार के बारे में बता दिए। अब तीसरा हमारा जो अम्ल क्षार का सिद्धांत आता है वो आता है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। ठीक है। अब लुईस के अकॉर्डिंग देखें तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार किससे बोलते हैं? तो लुईस अम्ल किससे बोला जाता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता है वो तो लुईस क्षार की तरह काम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है वो हमारे लिए लुईस अम्ल की तरह काम करेगा। तो लुईस एसिड किससे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो होंगे वो लुईस अम्ल होंगे, और इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता होंगे वो लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है। लुईस अम्ल के एग्जाम्पल देखें, इसका पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब लुईस अम्ल का मतलब जिनके भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी होगी वो लुईस अम्ल की तरह करेंगे। पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, एसिडानाइन जिनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं, धनाइन जिनमें रिक्त कक्षक उपस्थित होंगे, तो ऐसे धनाइन जिनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो वो तो यार इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखेंगे ना, तो वो काम करेंगे लुईस एसिड की तरह। इसका एग्जांपल हमने ले लिया Ag+, Cu+2, Sn+4, H+, Mg+2, Aluminium+3 एटसेट्रा। ये सब धनाइन लुईस अम्ल की तरह कार्य करती है। इसके कुछ अपवाद भी है भैया। इसका अपवाद लिखा मैंने NH4+, NH3+, ये जो अमोनियम आयन है और जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं ना, ये है तो धनाइन पर ये लुईस अम्ल की तरह कार्य नहीं करते। इसका कारण इनके जो सेंट्रल एटम है उस पर वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। ठीक है। और जो अमोनियम आयन होता है ना, अमोनियम आयन जो है ना वो लुईस अम्ल तो नहीं होता पर ये प्रोटॉन तो दे सकता है ना, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ब्रोस्टेड एसिड। तुमने लिखा अमोनियम आयन ब्रोस्टेड अम्ल की तरह कार्य करता है। एक सवाल भी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, अमोनियम आयन है, पहला ऑप्शन दे दिया लुईस अम्ल, दूसरा दे दिया लुईस क्षार, तीसरा दे दिया दोनों और फोर्थ दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बना है, ये अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बना दिया, तो आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन है इस पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो लुईस अम्ल तो नहीं होगा। लिखा ना रीजन, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट। और दूसरा ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इनकी जो विद्युत ऋणता है वो लगभग बराबर है, अंतर बहुत ही कम है। ये लिखा ना, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ही कम होता है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे यहाँ डेफिशिएंसी नहीं होगी तो लेगा क्यों? तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेगा तो ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा, ना तो लुईस एसिड की तरह काम करेगा ना लुईस बेसिक की तरह काम करेगा। तो ये किसकी तरह काम करता है? तो ध्यान रख लेना, ये काम करता है ब्रोस्टेड अम्ल की तरह। तो अमोनियम आयन एक ब्रोस्टेड अम्ल होता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके लिए।
लुईस अम्ल के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि लुईस अम्ल कौन होते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास निकल के आया कि जो धनाइन है, धनाइन लुईस एसिड की तरह काम करेंगे, क्योंकि लुईस एसिड किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे उनको बोल दिया जाता है लुईस एसिड। इस कैटेगरी में पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है धनाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके ले लिया हमने, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जो सेंटर एटम है उसका अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो उसके भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी होगी। इसका मतलब वो भी एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा। इसमें मैंने एग्जांपल लिखा BF3, BCl3, BBr3, LCl3, SnCl2, BOH होल थ्राइस, ये H3BO4 बोरिक एसिड होता है, ZnCl2, BCl2 इत्यादि, ये सेकंड के एग्जांपल हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने ले लिया, लुईस एसिड में कैटेगरी बता रहे हैं। थर्ड हमने ले लिया अणु जिनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन पे लेने की टेंडेंसी होगी, मतलब वो भी लुईस एसिड की तरह काम करेगा। एग्जांपल लिखा हमने SF6, SF4, PCl3, PCl5, SiCl4, SnCl4, IF3, IF5 एटसेट्रा। ये सब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके सेंटर एटम पर जिनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये भी लुईस एसिड की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमने ले लिया ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना हो, अणु जिनमें भिन्न विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य बहुबंध उपस्थित हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल लेना है जिसके अंदर जो दो डिफरेंट विद्युत ऋणता वाले जो तत्व है उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है। इसका एक एग्जांपल लिया हमने, CO2 SO2 NSO3, CO2 SO2 NSO3। CO2 देख सकते हैं, ये CO2 आप देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है जिनकी विद्युत ऋणता अलग अलग है और इनके बीच में डबल बॉन्ड भी बना हुआ है। हमने ये तो बोला कि मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इसकी वजह से कार्बन पे क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी होगी। मतलब ये भी एक तरह से लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट ले रहे हैं लुईस एसिड के लिए, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंटर एटम होता है, वो सेंटर एटम जो होता है ना, वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। एक एग्जांपल लिखा मैंने, Ag++2NH3, इससे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। आप देख सकते हैं कि जो Ag+ है, इसने जो अमोनिया है उसके लोन पेयर को गेन कर लिया है। इसका मतलब ये जो Ag+ है वो बन गया सेंटर एटम, और ये किसकी तरह काम करेगा, ये हमारे लुईस एसिड की तरह काम करता है। एक और पॉइंट हमने ले लिया, तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उनके भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी। अब ये कौन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आवर्त सारणी के अंदर जो छठा ग्रुप का मेंबर है उसके अंदर इसी टाइप के एग्जाम्पल होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड थेलियम एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर आता है। ये हमने आपसे बात करी है लुईस एसिड के बारे में। अब बात करते हैं लुईस बेस के बारे में। तो लुईस बेस किसे बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अब इस कैटेगरी में कौन कौन आ सकते हैं, नंबर 1 तो रेनाइन, रेनाइन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, तो जितने भी रेनाइन है वो हमारे पास लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, Cl- Br- OH- NO3- SO4- 2 CO3- 2 PO4- 3 एटसेट्रा, ये सब लुईस बेस होते हैं। और लीजिए लुईस बेस, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर एटम पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो उसको देने की टेंडेंसी होगी, इसका मतलब वो भी लुईस बेस की तरह काम करेगा। जैसे अमोनिया हुआ, वाटर हुआ, ROH एल्कोहल हो गया, RNH2 अमीन और ROH ईथर, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट ये ले लिया हमने, असंकुल यौगिकों में लिगेंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक तो होता है केंद्रीय धातु परमाणु, एक होता है लिगेंड। तो जैसे ये एग्जांपल भी लिया था ना, Ag+2NH3, इसमें ये जो Ag+ है ये तो सेंटर एटम बनेगा और ये अमोनिया ये लिगेंड की तरह काम करता है। तो जो Ag+ है ये तो बन गया La का मतलब लुईस एसिड, और जो अमोनिया ये बनेगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको बोलते हैं लिगेंड, ये बनेगा लुईस बेस की तरह। तो एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये तो लुईस एसिड की तरह काम करता है, और ये जो लिगेंड है ये लुईस बेस की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए ये हमने लुईस एसिड, लुईस बेस के बारे में समझा दिया। इसमें एक पॉइंट छोटा सा और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो पॉइंट है आइसोहाइड्रिक विलयन।
आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। अब आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? तो आइसोहाइड्रिक की डेफिनेशन दी जाती है कि दो ऐसे भिन्न विलयन जिनका पीएच मान समान हो उनको बोल दिया जाता है आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। मैंने जैसे ले लिया, एक मेरे पास वीक एसिड है HA1, दूसरा वीक एसिड मेरे पास है HA2। मैंने मान लिया जो पहला वीक एसिड है इसकी सांद्रता है C1, दूसरे वाले की C2। पहला जो वीक एसिड है इसका आयनन की मात्रा अल्फा 1 है, दूसरे वाले की अल्फा 2 है। पहले वाले का जो आयनन स्थिरांक है वो K1 है और दूसरे वाले का K2 है। अब हमने क्या बोला कि दो भिन्न विलयन जिनका पीएच समान हो, अगर पीएच समान होगा तो H+ आयन की सांद्रता भी समान होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसका H+ आयन की सांद्रता H+1 और इसके H+ आयन की सांद्रता H+2 दोनों ही बराबर होंगे। और H+ आयन की सांद्रता याद है ना, होती ना √K × C। तो ऐसे भी लिख सकते हैं √K1 × C1 = √K2 × C2। ये होते हैं हमारे आइसोहाइड्रिक विलयन। ठीक है जी, ओके।